देश के जो मुद्दे हैं उससे कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सरोकार अब सिर्फ एक परिवार से रह गया है। बस फर्क ये है कि आपको जजमेंट अब स्वीकार नहीं करना, वरना जो कोर्ट 2 साल की सजा देती है राहुल गांधी को, वो सजा के साथ ही 30 दिन की जमानत भी दे देती है। और आज 5 दिन हो गए हैं इस मसले को। 5 दिन के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी के पास लॉयर्स की फौज है, क्या उनके पास वो वकील नहीं थे जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाके या किसी भी हायर कोर्ट में जाके इस पे स्टे ले आते? जवाब दिया जा रहा है जी 168 पेज की गुजराती भाषा में जजमेंट है। तो बेसिकली क्या है कि राहुल गांधी इन राजनीति वगैरह से बहुत ऊपर है। उनको ये सब जो है ना फोर्सफुली करना पड़ रहा है। मतलब अम्मा जो है वो नहीं मान रही, वो जानबूझ के बोल रही है कि तेरे को पॉलिटिक्स करनी है। बोल रहे भैया हमको लोकसभा में हमारी आवाज को दबाया जा रहा था। आपने लोकसभा के अंदर कौन सी पोजीशन होल्ड करके रखी है? सिर्फ आप गांधी नेहरू परिवार से हैं, इस वजह से आपको स्पेशल प्रिविलेज अब तो इस देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की जो है कार्यकलाप का? धन्यवाद मोहन जी। पहली बात, आपने जो मोदी जी की दुर्भावना की बात कही, सबसे पहले मैं उस पर जवाब दूंगा। अभी दिल्ली में एक 5 सितारा होटल में एक बहुत बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव इसका नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ शिरकत करने पहुँचे थे। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब भी पहुँचे। DY चंद्रचूड़ साहब से एंकर ने एक बार अंग्रेजी में और एक बार हिंदी में प्रश्न पूछा कि क्या इस देश के अंदर जो कोर्ट्स हैं या जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है? आप CJI से ये सवाल पूछ रहे हैं और CJI अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस देश के जुडिशियल सिस्टम पे इस वक्त कोई दबाव नहीं है। जुडिशरी पूरी तरीके से फ्री है। और अगर जुडिशरी पूरी तरीके से फ्री नहीं होती तो जो चुनाव आयुक्त को चुनने का मानना था, मुख्य चुनाव आयुक्त को, उसके अंदर जुडिशरी अपने आप को शामिल कैसे करवा लेती? आप समझिए, आज उस अतीक अहमद को सजा मिली है जिसे 44 साल से सजा नहीं मिल पाई। 44 साल से। राजू पाल हत्याकांड का जो गवाह था उमेश पाल, उसके अपहरण का मामला था ये, अपहरण का 2006 का मामला है, अभी हम 2023 में हैं, अब जाके सजा मिली है। तो ये बताता है कि इस वक्त कोर्ट कितनी निष्पक्ष है, कितने फ्री हैं कि वो किसी के लिए भी जजमेंट दे सकते हैं। तो आप थोड़ा सा लॉजिकल बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो आजम खान के मामले हो, चाहे वो JNU के ट्रायल्स हो, चाहे वो शाहीन बाग का ट्रायल हो, सारे के सारे ट्रायल कितने फ्रीली मूव हो रहे हैं। और चाहे वो हाथरस का मामला हो, आपने बहुत उछाला उसको, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे अभी इस वक्त कर्नाटक में जो BJP का व्यक्ति विधायक रिश्वत लेते हुए पाया गया हो उसका मामला हो, इन सभी मामलों में भी कोर्ट ने या जांच एजेंसियों ने वही तत्परता दिखाई है जिस तत्परता से वो बाकी जगहों पे एक्शन ले रहे हैं। तो ये सवाल उठाना एक पुरानी सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, जिसने इस देश के लोकतंत्र को उन्हीं की भाषा में बनाया है, सींचा है, ये बहुत गलत होगा। क्या आप भूल सकते हैं कि इस देश में वो फोर्स हुआ है? क्या आप भूल सकते हैं कि इस देश में 2G घोटाला हुआ है? क्या आप भूल सकते हैं कि इस देश में कितने बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं? इन स्कैम्स पे भी इन्हीं कोर्ट्स ने जजमेंट दी है और जजमेंट्स दी है, सबने उसको स्वीकार किया है। बस फर्क ये है कि आपको जजमेंट अब स्वीकार नहीं करना, वरना जो कोर्ट 2 साल की सजा देती है राहुल गांधी को, वो सजा के साथ ही 30 दिन की जमानत भी दे देती है, ये कह के कि आप हायर कोर्ट में अपील करें। और आज 5 दिन हो गए हैं इस मसले को। 5 दिन के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी के पास लॉयर्स की फौज है, जिस कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब मंत्री का केस लड़ रहे हैं, वो शराब मंत्री जिनके खिलाफ दिल्ली कांग्रेस लगातार ट्वीट करती है, प्रोटेस्ट करती है, उनका केस कौन लड़ रहा है? एक खाटी कांग्रेसी नेता। क्या उनके पास वो वकील नहीं थे जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाके या किसी भी हायर कोर्ट में जाके इस पे स्टे ले आते? जवाब दिया जा रहा है जी 168 पेज की गुजराती भाषा में जजमेंट है। आप मेरे को एक बात बताइए, गुजरात से तो कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन क्या 168 कार्यकर्ता नहीं बचे? अरे भाई साहब, आप एक नन्हे मुन्ने बच्चे को बिठाओगे ना और बोलोगे कि 1 पेज की ट्रांसलेशन करनी है तो वो 1 घंटे में कर देगा, 2 घंटे में कर देगा, 3 घंटे में कर देगा। अरे बहुत ज़्यादा करेगा तो 1 दिन में कर देगा। 1 दिन में 168 पेज आप 5 दिन तक ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो बेसिकली क्या है कि राहुल गांधी इन राजनीति वगैरह से बहुत ऊपर है। उनको ये सब जो है ना फोर्सफुली करना पड़ रहा है। वो होता है ना कि वो फरहान है, उसको फोटोग्राफी करनी है लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे,
तो यहाँ अब्बा तो मानने, मतलब अम्मा जो है वो नहीं मान रही, वो जानबूझ के बोल रही है कि तेरे को पॉलिटिक्स करनी है। बोल रहे भैया हमको लोकसभा में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा था, लोकसभा में मैं आवाज़ ना उठा पाऊँ। माननीय राहुल गांधी जी 2004 से लेकर 2023 तक आप अपनी लोकसभा की अटेंडेंस देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोकसभा जो है वो भूले बिसरे पहुंचते थे, और आपका आखिरी भाषण 40 मिनट का है। आप कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। आप मेरे को एक बात बताइए कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं या आप अपने जो विधायक सांसद दल हैं उसके नेता हैं? आपने लोकसभा के अंदर कौन सी पोजीशन होल्ड करके रखी है? सिर्फ आप गांधी नेहरू परिवार से हैं, इस वजह से आपको स्पेशल प्रिविलेज अब तो इस देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। जी मोहन जी, अभी क्या लगता है 30 दिन का समय दिया गया था, इन्होंने जो है हायर कोर्ट में जो है अपील नहीं किया है इस मुद्दे पे जो इनको सजा हुई है और लोकसभा की सदस्यता गंवाई इन्होंने, लेकिन ये सहानुभूति लेने के लिए पूरे देश में जो है जिस तरह से जो है रोड प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इसमें क्या 2024 को देख करके जो है ये कैंपेनिंग चलाई जा रही है? देखिए बात ऐसी है कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, वो बार बार पॉलिटिक्स छोड़ने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा 2017 में हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के दम पे गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया, उसका जीत का सेहरा बांध लिया। राजस्थान मध्य प्रदेश में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह की मेहनत पे सरकार बनाई, उसका सेहरा अपने सिर पर बांध लिया। लेकिन जब पॉलिटिकली गलत फैसले लिए, जहां पे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था वहां अशोक गहलोत को बनाया, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना चाहिए था वहां कमलनाथ को बनाया, और लोकसभा में जनता ने आपको नकार दिया, तो आपने फिर क्या किया? आपने अध्यक्ष पद त्याग दिया। क्या किया? त्याग दिया। आप यहाँ पे पहली बार भागे, इसे भागना कहते हैं। अरे आप निडरता से जो है ना इस चीज़ का सामना कीजिए। अरे दो सांसद से, मात्र 2 सांसद से एक पॉलिटिकल पार्टी आज इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो इसमें 40-45 साल का संघर्ष है। एक पार्टी जो इस देश के अंदर आंदोलनों से उपजी, वो 28 सीट से अगर आज 62 सीट पे है, एक राज्य, एक अर्ध राज्य से 3 से 4 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है, तो कैसे कर रही है? उसने अपने पॉलिटिकल डिफीट को भी एक्सेप्ट किया है। 2014 के लोकसभा चुनावों में हार को एक्सेप्ट किया, उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में हार को एक्सेप्ट किया। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है तो आप भागने लगते हैं। अब राहुल गांधी पॉलिटिक्स से भागना चाहते थे, उनको कोई ना कोई मसला चाहिए था, तो ये पूरा का पूरा जो मसला है वो इसी फ्रेम के आसपास गढ़ा गया है कि अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि अरे यार भाग गया, मुझे कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। वरना यही पवन खेड़ा है, इन्हीं पवन खेड़ा के लिए कांग्रेस पार्टी की बड़ी लॉयर्स की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, स्टे ले आती है, जमानत करवा लेती है। आप समझ रहे हैं? गिरफ्तार तक नहीं हो पाता पवन खेड़ा, और राहुल गांधी जो इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं उनके लिए स्टे नहीं ला पाती। तो ये सोचना होगा, कांग्रेस के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो अब राहुल गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं देखना चाहते थे, तो उनके स्केप का एक रास्ता बना दिया है कि भैया तुम इस बहाने निकल जाओ, उसके बाद तुमको जहां जाना है, जो मौज मस्ती करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई और संभाल लेगा। तो जिस तरह से उनका अब जो आवास है जो सांसद का तरफ से मिलता था उनको अब जमा कराना पड़ेगा, तो क्या लगता है कि क्या अभी भी वो अपील नहीं करेंगे कि अपनी जो है ये सदस्यता बरकरार रखने के लिए वो क्यों ढिलाई दे रहे हैं? सदस्यता तो अब नहीं बचेगी। सदस्यता मतलब अगर इसके ऊपर भी स्टे आता है, इस फैसले के ऊपर, सूरत कोर्ट के फैसले के ऊपर भी स्टे आता है, तो सदस्यता के लिए भी फिर उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले तो इन्होंने अपराध के प्रति, मतलब अगर आप 25 दिनों के अंदर ये अप्लाई नहीं करते हैं तो अब इनको जेल जाना पड़ेगा। इससे पहले ही अप्लाई कर ही देंगे, लेकिन अप्लाई करने के बाद अगर ये जो उनके ऊपर अपराध साबित हुआ है, जो सजा हुई है, उसके ऊपर भी स्टे आ जाएगा, उसके बाद भी इनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं होगी। इसके लिए उन्हें दोबारा कोर्ट का और अलग अलग जो जुडिशियल पहलू है उसका रुख करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, रामविलास पासवान दिवंगत नेता हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या उनकी मृत्यु के बाद बंगला खाली नहीं करवाया गया? जो सांसद पूर्व में रहे, चाहे वो सुषमा स्वराज जी रहीं, चाहे वो पूर्व में सुमित्रा महाजन जी जो लोकसभा की स्पीकर रहीं, उनके जो आवास थे वो खाली नहीं हुए। तो ये देखिए राजनीति है, वो
पत्रकारिता, पॉलिटिक्स, इनके अंदर जो भी व्यक्ति ये सोच के बैठ जाता है कि ये जो है ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो सबसे बड़ी गलती करता है। हमारे कुल के ही एक बहुत बड़े शायर बोल के जा चुके हैं, कल और आएंगे शब्दों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। यहाँ पे तटस्थ कुछ नहीं है, सब बदलता है, ठीक है। यही नरेंद्र मोदी गरवी गुजरात में रुकते थे, आज वो लोक कल्याण मार्ग पर रुक रहे हैं। तो ये राजनीति है, सब बदलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट तो करने होंगे। आप क्या एफर्ट कर रहे हैं? 2024 का चुनाव आने वाला है, आप मुख्य विपक्षी दल भी नहीं, मतलब कि कहने को मुख्य विपक्षी दल हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर आपके पास नेता प्रतिपक्ष का ऑफिशियल पद भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें गुरु मंत्र दे रहे हैं कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ना है। सांसदों को ये कहा जा रहा है कि भाई अब अपने अपने क्षेत्र में रहो, जनता से कनेक्टिविटी बढ़ाओ। कांग्रेस से ऐसे संदेश आपको मिलते हैं क्या? तो जब आप खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप खुद अपनी रणनीतियां तैयार नहीं करेंगे, तो भाजपा आपके लिए अब चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या कांग्रेस पार्टी, आप मेरे को बताइए कि जितना उग्र प्रदर्शन उसका सीबीआई ने, ईडी ने जब राहुल गांधी पर हाथ मारा तब दिखा, क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर इतना उग्र तरीके से वो बाहर आए? क्या महंगाई जो उनका मुद्दा है बहुत बड़ा, उस पर वो बाहर आए? नहीं, क्योंकि इस देश के जो मुद्दे हैं उससे कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सरोकार अब सिर्फ एक परिवार से रह गया है। इसलिए उनका जब भी प्रोटेस्ट होता है, जब भी वो अपना अग्रेशन दिखाते हैं, वो तब दिखाते हैं जब उस पार्टी के उस प्रमुख परिवार के ऊपर हाथ डाला जाता है। उनका जनता से कोई सरोकार नहीं, इसलिए जनता का उनसे कोई सरोकार नहीं। जी, तरह से आप देखते होंगे कि राहुल गांधी किसी भी मंच पे जो है ऐसी बचकानी बातें बोलते हैं जो हास्यास्पद होती हैं। इस तरह से अभी संवाददाता सम्मेलन हो रहा था और जो उनके कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ पत्रकार जो है, जो उनकी बीट को देखते हैं, उन्होंने यही पूछा था कि आपको जाति सूचक आपने शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जाति को जो है आपने बोला है कि चोर होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाली ये कह रहे हैं, यही सवाल वो कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वहाँ से बोला, वो घृणित होकर बोला उन्होंने कि आपने तगमा पहन रखा, आप इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का बैज लगाइए। मोहन जी आप ना बहुत जल्दी आ गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इंटरनेट के तहखाने में जाइए, अमेठी से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी ये सांसद रहे हैं। इसी अमेठी में 2014 में राहुल गांधी गए थे, जब वो चुनाव जीते भी थे। अमेठी का एक नॉर्मल सा स्टिंगर था जो वहाँ की छोटी मोटी खबरें कवर करता था। वो राहुल गांधी से पूछते हैं कि राहुल जी ये सड़क क्यों नहीं बनी? तो वो कहते हैं तुम बीजेपी से पूछो, आरएसएस से पूछो, तुम आरएसएस के एजेंट हो। ये 2014 की बात है, जब आपकी सरकार थी 10 सालों तक। तब क्या आपको उस पत्रकार को बीजेपी ने प्लांट किया था? दरअसल आपको क्या है कि अपनी गलतियों से अपना मुंह मोड़ना है, तो आप क्या करते हैं कि आप उस गलती को किसी और के सर पर मढ़ने का प्रयास करते हैं। वरना जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतने अच्छे अच्छे लोग हो, हर चीज़ का एक सेल हो, लॉयर सेल है, साहित्य सेल है, क्या उनका भाषण का पर्चा कोई बुद्धिहीन व्यक्ति बनाता है? आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बार बार पॉलिटिकल ब्लंडर्स कैसे कर देते हैं? कौन लिखता है उनका पर्चा? सबसे पहले तो उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जरूरी है कि भैया तेरी वजह से राहुल गांधी फंस जा रहा है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात यह है कि राहुल गांधी के अंदर हवा भर दी गई कि आप शेर हो, आप शेर हो, आप शेर हो। वरना वही पवन खेरा माफ़ी मांगा है, ये राहुल गांधी पहले भी माफ़ी मांग चुके थे। अब की माफ़ी मत मांगना, अब की माफ़ी मत मांगना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही लोगों को इनको निपटाना था। बेसिक सी बात यह है, कांग्रेस पार्टी भी तंग आ चुकी है। इनकी लीडरशिप में 55 से 60 चुनाव लड़े, 15 जीते, बाकी सब में हारे, तो ये फेल तो हो चुके हैं ना। तो अब ये ऐसे तो पॉलिटिक्स से बाहर जाने नहीं वाले थे। जो काम भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर पाई, आप मेरी बात समझिए, भारत जोड़ो यात्रा का काम क्या था? विपक्ष को एकजुट करने का, एक ऐसा मंच बनाना जहां से पॉलिटिकली फ़ायदा मिले। वो कहने की बात होती है, कोई भी पॉलिटिशियन जो है ना, जब यात्रा करता है तो वो कोई तपस्या नहीं करता, वो पॉलिटिकली ही अपने आप को फेवरेबल दिखाने की, अपनी पोजिशनिंग करने की कोशिश करता है। आप वो करते हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिलता। आपके बुलावे पे विपक्षी नेता नहीं आते, अलग अलग खेमे तैयार हो जाते हैं। वहीं उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री सिर्फ डिनर के लिए या एक इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं, तो तमाम विपक्षी दल, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे वो कांग्रेस के अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, वो उस इनविटेशन को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सोनिया गांधी जब डिनर पे बुलाती हैं तो तमाम नेता जाने से कतराते हैं। तो ये आपके भारत जोड़ो का यात्रा का इम्पैक्ट था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो जो एक चुना हुआ चेहरा था अपने आप में कि हाँ भाई
जिताए कोई भी, जीत का सहरा इस बंदे के सर बंधेगा। वो जब बाहर निकल गया तो अब बाकी पार्टियों को उस स्कोप को भरने की उम्मीद आ गई। इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते थे, आप नोटिस करेंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितना आक्रोश सिसोदिया की गिरफ्तारी पे उनका नहीं निकला, उससे ज़्यादा आक्रोश निकला है उनका राहुल गांधी की गिरफ्तारी पे। तो क्यों निकला है? क्योंकि सभी दलों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब चेहरा विहीन हो गई है, प्रियंका दीदी से किसी को अभी ज़्यादा उम्मीद है नहीं, तो ये हमको प्रोजेक्ट कर दे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो इसलिए इनका समर्थन कर रहे हैं। और यही जिन प्रकार है इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक धुरी है। लेकिन अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव होंगे, इनके नतीजे अगर कांग्रेस के अनुरूप नहीं आएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी तेजी से ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए आ रही है, उतनी तेजी से ये भागेंगी। वरना यही टीएमसी थी ना जिन्होंने राहुल गांधी को बीजेपी के लिए टीआरपी वाला बताया था, यही राहुल गांधी, यही ममता बनर्जी थी। तो ये सिंपल सी बात ये है कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कितनी बार अडानी अंबानी करेंगे? आप 2014 से लगातार कर रहे हैं, 2014 से लगातार कर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट हुआ इसका? क्या महंगाई के मुद्दे पे इतने चुनाव आपने लड़ने की कोशिश की, जनता ने आपको सिरे से नकार दिया। तो जब जनता आपको सिरे से नकारना शुरू कर देती है तो आप एक सहानुभूति की वेव पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सहानुभूति की वेव किसके लिए पैदा होगी? जिसका कोई काडर होगा। वाईएसआर कांग्रेस जन्म लेती है आंध्र प्रदेश में, दिवंगत मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के ही, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्योंकि उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, वो व्यक्ति पदयात्रा करता है। चूंकि वो इतने बड़े कद थे, इतने बड़े कद थे रेड्डी साहब, कि वो एक पार्टी को खड़ी कर देते हैं। राहुल गांधी की कद का अंदाजा आप इस बात से निकालिए कि अपनी पारंपरिक सीट जो है अमेठी की, वो जीत नहीं पाए, तो उनके लिए सहानुभूति आएगी कहाँ से? कौन पसंद करता है उनको? ये बहुत बड़ा मैटर है ना। सहानुभूति आप जनरेट कहाँ से करोगे? सहानुभूति जनरेट करने के लिए आपका कोई सगा होना चाहिए ना, आपका कोई प्रशंसक होना चाहिए ना आपका। तो आप जब वायनाड लड़ने गए तो आपने एक संदेश दे दिया ना कि भैया पूरी जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो हिंदी बेल्ट हो, उसके अंदर आप कहीं नहीं जीत सकते। वरना आप चुनाव लड़ते दिल्ली से, जहाँ आपका बंगला था वहाँ से लड़ जाते आप, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से फाइट कर जाते आप। अगर आपको पता था कि आप कहीं से भी जीत सकते थे, आप पूरे यूपी में नहीं लड़े, आप दिल्ली में नहीं लड़े, आप राजस्थान में नहीं लड़े, आप महाराष्ट्र में नहीं लड़े, आप आंध्र प्रदेश में नहीं लड़े, आप लास्ट सीट आपने चुनी वायनाड की। उसके बाद चूंकि समंदर है और फिर श्रीलंका आ जाता है तो आप उससे दूर जा नहीं सकते थे, इसलिए आपने वहाँ पर अपने आप को स्टॉप किया। तो आपके लिए इमोशंस ही नहीं है तो सहानुभूति कहाँ से आएगी?